रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका एक बार स्वागत करता है फिर से। और यहाँ पर चार्जिंग आईसी का कंसेप्ट मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ। कम से कम आधे घंटे 45 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। इसके बाद लैपटॉप पे भी मैं सारे वोल्टेजेस ये चेक कराऊंगा, कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें हम इसको देखने जा रहे हैं। चलिए बोर्ड में चलते हैं और आईसी नंबर आपको मैं बता दूँ कौन सी आईसी है। ये बेसिकली जो आईसी है ये है BQ24870S। इस आईसी का नंबर है BQ24780S। ये इसका नंबर, ठीक है। इस आईसी पर ही हम सारा काम करेंगे, इस पर ही मैं सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस आईसी का एक बार फिर से लिख दूँ ताकि क्लियरली दिख जाए। जो आईसी नंबर है वो है BQ24780S। BQ24780S ये आईसी है। अब इस आईसी का कंसेप्ट क्या है देखिए ध्यान से। इस आईसी में टोटल ये 28 पिन की आईसी है, 28 पिन्स की। और इसमें जो ये नॉच है यहीं से क्या होती है, काउंटिंग चालू होती है। तो ये हो जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। टोटल ये 28 पिन की होती है, ठीक है। और बीच में होता है इसके थर्मल पैड। अब इस आईसी का कंसेप्ट आप समझिएगा, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि नंबर 1 पिन क्या है, नंबर 2 पिन क्या है, नंबर 3 पिन क्या है, कैसे काम करती है। हमेशा काउंटिंग यहाँ से होगी, एक नंबर तो 28 इसके बगल में आ जाएगा। जो एक नंबर होगी वो होगी ACP और 2 नंबर होगी ACM। तो ये 2 को आप याद रखिएगा। यहाँ पर इनपुट करंट सेंस करेगा रजिस्टर का नेगेटिव, ठीक है। कौन सा होगा ये, करंट सेंस रजिस्टर, ठीक है। इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो कहाँ पर सेंस करेगा, 1 नंबर पे। और जो पॉजिटिव है वो कहाँ सेंस करेगा, 2 नंबर पर। तो ये करंट सेंस रजिस्टर के लिए होता है। इसके बाद होता है CMSRC बेसिकली AC ड्राइव सिग्नल होता है। ये कैसे काम करता है मैं भी आपको समझाता हूँ इसमें। फिर होता है CMSRC, फिर आता है CMSRC के बाद आता है AC ड्राइव। AC ड्राइव क्या होता है ये मैं समझाऊंगा। CMSRC बेसिकली AC ड्राइव चार्ज पंप सोर्स इनपुट और AC ड्राइव चार्ज पंप आउटपुट टू ड्राइव बोथ एडाप्टर इनपुट चैनल्स। इनको अभी हम क्लियर करेंगे, पहले लेक्स समझा दूं। फिर आता है AC ओके, फिर आता है AC डिटेक्ट, फिर आपका जो IADP आता है, और फिर आता है IDCHG। ये 7 पिनों का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन सब के बारे में अभी समझाता हूँ। AC डिटेक्ट क्या है, AC ओके क्या है, IADP क्या है, बफर एडाप्टर करंट आउटपुट है, और बफर्ड चार्ज करंट है। ये जो बेसिकली IADP और IDCHG होता है। इसके बाद जो नवा होता है वो होता है PM ऑन। इसको कहते हैं PM ऑन। ये क्या करता है, बफर टोटल सिस्टम पावर, जितनी भी सिस्टम की पावर है उसे बफर करता है। फिर प्रो CHOT होता है, ये हमेशा एक्टिव लो होगा। फिर SDA और SCL होगा, ये डेटा और क्लॉक के लिए होता है। ये बैटरी से भी कनेक्ट होता है और IO से भी कनेक्ट होता है। फिर होता है CM पिन, इनपुट ऑफ इंडिपेंडेंट कंपैरेटर। ये कंपैरेटर के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिर आता है CM आउट, ये ओपन ड्रेन आउटपुट ऑफ इंडिपेंडेंट कंपैरेटर। ये कंपैरेटर पर जब वीडियो बनाऊंगा तो उस पर आपको क्लियर कराऊंगा। फिर होता है बैट प्रेस एक्टिव लो, हमेशा बैटरी प्रेस इस आईसी में लो होगा। फिर TV स्टेट, ये भी एक्टिव लो होगा। ये 2 चीज आप ध्यान रखिएगा। बैट SRC कनेक्टेड टू द सोर्स N चैनल बैटरी, तो ये बैटरी के लिए होता है। फिर बैटरी ड्राइव, ये आपका 6 वोल्ट का होगा, चार्ज पंप आउट टू ड्राइव N चैनल मॉसफेट। इसको भी मैं अभी क्लियर करता हूँ आगे। फिर होता है SRN क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। SRN के बाद जो SRN होता है चार्ज करंट, जो करंट का सेंस होता है, ठीक है, उसको ये सेंस करता है SRN। फिर SRP, ये बेसिकली SRN और SRP जो आपका बैटरी से जो एक डिस्चार्ज, ये आपका करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा होता है उससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये आपका रजिस्टर का पॉजिटिव और रजिस्टर का डिस्चार्ज का जो
नेगेटिव, उससे क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। फिर 22 नंबर ग्राउंड होता है। फिर आता है आपका 23 नंबर जो लो ड्राइव होता है, लो साइड पावर मॉसफेट होता है। फिर आपका जो आता है रीजन, ये 6 वोल्ट लीनियर रेगुलेटर के साथ होता है। VTHT हाई साइड पावर मॉसफेट और हाई ड्राइव और फेस, और फिर VCC हाई साइड पावर मॉसफेट, हाई साइड पावर मॉसफेट, HI ड्राइव फेस दोनों होते हैं, और फिर VCC 28, इस पर आता है 19 वोल्ट। तो इस तरह से 28 पिन का कंसेप्ट इसमें होता है। अब मैं आपको एक पूरी IC के बारे में बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। और आपको क्या क्या चीज़ें इसमें चेक करनी होती है वो चीज़ अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस IC के बारे में मैं आपको क्लियर करता हूँ। पिनें तो आपको समझ में आ गई होंगी। पिनों के बाद हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, IC बना रहे हैं। और IC को देखिए, ये यहाँ पर हमारी बेसिकली चार्जिंग IC वही वाली मैं ले रहा हूँ। इस पे आपको जो जो चीज़ें चेक करनी है वो बता रहा हूँ। ये आपकी IC का नंबर मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अडाप्टर करंट 19 वोल्ट इन होगा। 19 वोल्ट इन होने के बाद यहाँ पर होगा फर्स्ट मॉसफेट, और ये होगा सेकेंडरी मॉसफेट, सेकेंड मॉसफेट, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से ये P1 होगा, ठीक है, और ये जाएगा 19 वोल्ट। कितना जाएगा, 19 वोल्ट 28 नंबर पिन के अंदर जाएगा, ठीक है। अगर 19 वोल्ट आपको सब जगह नहीं मिल रहा है तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर ये 19 वोल्ट नहीं मिल रहा तो सबसे पहले 28 नंबर की पिन चार्जिंग IC पर आप चेक करें। BQ सीरीज की लगभग सारी ICओ पर ही 19 वोल्ट, 19, 18 जितने का भी अडाप्टर है, ये वोल्ट यहाँ मिलना चाहिए। अगर ये वोल्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो चार्जिंग IC काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर 19 वोल्ट एक नंबर हम इसको ले लें, और फिर IC का यहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड होगा, 2 नंबर ग्राउंड। जो IC के वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से IC काम करती है। तो 2 नंबर पर क्या जाएगा, ग्राउंड जाएगा। 2 नंबर पर ग्राउंड जाने के बाद तीसरे नंबर पर VREG होगा। VREG क्या होगा, तीसरे नंबर पर VREG होगा, और VREG बेसिकली 6 वोल्ट का होगा। कितने का होगा, तो तीसरे नंबर पर आप याद रखिए क्या है, VREG वोल्ट 6 वोल्ट का ये VREG आउट होता है, ठीक है। तो VREG का काम क्या होता है, तीसरे नंबर पर ये होता है। फिर चौथे नंबर पर AC डिटेक्ट होता है। AC डिटेक्ट का क्या होता है, यहीं से आपका एक वोल्टेज डिवाइडर लग के क्या होता है, यहाँ पर चौथे नंबर पर AC डिटेक्ट होता है। AC डिटेक्ट 2 से 3 वोल्ट का होगा, तो यहाँ पर आपको 2 to 3 वोल्ट यहाँ पर मिलेंगे। फिर 5वें नंबर पर होता है AC ओके। AC ओके क्या होगा, AC ओके मतलब सब कुछ यहाँ पर AC ओके हुआ। 6ठे नंबर पर फिर चार्जिंग इनेबल होगी। चार्जिंग क्या होगी, इनेबल होगी। इस तरह से क्या होगा, ये पूरा आपका ये IC इस प्रॉपर सीक्वेंस में इस तरह से काम करती है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ACP, ACN, उसके लिए क्या होगा, अब जैसे यहाँ से इनेबल सिग्नल जाएगा, ठीक है, इनेबल सिग्नल, फिर क्या होगा, AC ड्राइव। AC ड्राइव क्या होगा, ये सेकेंडरी मॉसफेट पर 24 से 28 वोल्ट क्या होंगे, यहाँ पर AC ओके के बाद यहाँ पर जाएंगे, तब जाकर ये 19 वोल्ट क्या करेगा, यहाँ पर आगे पास करेगा, ठीक है। तो इतनी रिक्वायरमेंट जब तक नहीं होगी तब तक 19 वोल्ट क्या होगा, निकलने वाला नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये जब आगे जाएगा तब जाकर ये 19 वोल्ट क्या होगा, फिर ये कहाँ जाएगा, करंट सेंस रजिस्टर पर। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे B+, पावर SRC, DC बैट, अलग अलग नाम इसके हो सकते हैं। और ये करंट सेंस रजिस्टर से आपका SRN और SRP क्या होते हैं, यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट होते हैं। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, SRN और SRP क्या होता है। तो ACP और ACN, ACP और ACN, ACP और ACN, SRN और SRP तो होता है बेसिकली बैटरी के जो करंट सेंस रजिस्टर होता है उससे आता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये 19 वोल्ट यहाँ से क्या होगा, आगे जाना है, और फिर क्या होना है, यहाँ पर फिर 2 मॉसफेट लगे होंगे। 2 मॉसफेटों से क्या होगा, फिर ये आपका ये 19 वोल्ट यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर इस तरह से, और ये ग्राउंड हो जाएगा, और यहाँ से इसके गेट इससे कनेक्ट होंगे, सारे गेट कनेक्ट होंगे, और फिर यहाँ पर चार्जिंग IC, यहाँ पर जो कनेक्टर है यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर 3 पॉइंट और होंगे, और 2 यहाँ पर, ये ग्राउंड होगा और ये होगा पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज वोल्टेज होगा, यहाँ पर SCL और SDA, डाटा और क्लॉक इससे कनेक्टेड होंगे। ये SDA, SCL
ये सारी चीज़ें भी इस चार्जिंग आईसी से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, प्लस ये आईओ से भी क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। ठीक है, देखिए इसका जो इनेबल सर्किट है वो अलग से भी सर्किट हो सकता है। इसको इनेबल करने के लिए यहाँ से कई तरह के लॉजिक बनते हैं। जब आप यहाँ ज्वाइन करेंगे तो मैं वो सारे लॉजिक आपको क्लियर कराऊंगा। तो SDA SCL क्या होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, और ये क्या होगा, चार्जिंग आईसी से भी क्या होंगे, इस तरह से SDA SCL कनेक्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि फिर आपका इसको जब ये बैटरी, इसका नाम होता है बैट SCL और बैट _ SDA, ये भी इसके नाम होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर VRAT से AC डिटेक्ट या फीडबैक सप्लाई बन जाती है, ठीक है, तभी जाकर क्या होता है वहाँ पर वो सेकंड मॉसफेट के गेट पर जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल सर्किट पर जाएगा। मतलब ये जो सेकंड मॉसफेट है ये तब तक आउट नहीं करेगा जब तक इसे क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें ओके नहीं मिलेंगी। तो एक अगर हम देखें इस आईसी पर, तो इसके बाद क्या होगा कि अब जब तक AC ओके है, AC डिटेक्ट है, मतलब एडाप्टर करंट है, तब तक तो ऐसी कहानी रहेगी, यहाँ चार्जिंग होती रहेगी। ठीक है, और जैसी जब ये चीज़ क्या होगी, कट होगी, तो ये आईओ से फिर सिग्नल जाएंगे इसको कि क्या हो चुका है, यहाँ पर एडाप्टर करंट प्रेजेंट नहीं है। ये सिग्नल आईओ को जाएगा, सबको मैसेज पहुंचेगा। इसके बाद क्या होगा, चार्जिंग बंद होती है, और फिर यहाँ से क्या होता है, ये बैटरी क्या करती है, चार्जिंग वोल्टेज निकालती है, जो कहाँ जाता है, यहाँ पर फिर डिस्चार्जिंग मॉसफेट पर क्या होती है, चीज़ें जाती हैं, और डिस्चार्जिंग मॉसफेट से फिर क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पर फिर एक कॉमन पॉइंट पर क्या होती है, यहाँ पर पहुँचती है। तो जब तक आपका एडाप्टर है तब तक आपका ये एडाप्टर के वोल्टेज चलते रहते हैं, और जैसी बैटरी मोड पर आता है तो फिर ये बैटरी के वोल्ट क्या होते हैं, पंप होते जगह जगह पर। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर चार्जिंग आईसी से 19 वोल्ट आगे नहीं जा रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, यहाँ पर चेक करनी है कि सबसे पहले वोल्टेज इन हुआ कि नहीं, फिर दूसरे नंबर पर आपका जो होता है वो ग्राउंड, तो खैर ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका VRAT है, अगर VRAT 6 वोल्ट है तो वो, चौथा फिर AC डिटेक्ट, फिर पांचवा AC ओके, फिर चार्जिंग इनेबल, फिर AC ड्राइव। तो ये सारी चीज़ें, अब अगर ये वोल्टेज डिवाइडर गड़बड़ होगा कोई सारा स्टेज तो भी 19 वोल्ट नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको एक एक चीज़ चेक करना आना चाहिए। अगर 19 वोल्ट नहीं काम कर रहा है तो सबसे पहले ये चेक करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपका 19 वोल्ट पंप नहीं करेगा। अब 19 वोल्ट के बाद कई बार प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग नहीं हो रही, तो चार्जिंग का क्या कंसेप्ट हो सकता है, 19 वोल्ट प्रॉपर चल रहा है, चार्जिंग नहीं हो रही है, तो फिर आपको ये चार्जिंग सेक्शन इधर से आपको देखना होता है। इसका PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन, तो उसको हमें DSO से चेक करना होता है कि क्या स्थिति है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आपने लैपटॉप को चालू किया, लैपटॉप को चालू करते ही 19 वोल्ट की शॉर्टिंग आ रही है, तो 19 वोल्ट की शॉर्टिंग के लिए मैं बता चुका हूँ कई बार प्रैक्टिकल में, आपको क्या करना है, इस डिस्चार्जिंग मॉसफेट को आप हटाएं। इस डिस्चार्जिंग मॉसफेट को हटाने के बाद आप यहाँ से क्या करें, आप यहाँ पर क्या करें, इस पॉइंट पर यहाँ पर रखें रेड मल्टीमीटर का, और येलो रखें कहाँ पर, ग्राउंड पे, सॉरी रेड रखें ग्राउंड पर और ब्लैक रखें यहाँ पर। ये तो इम्पीडेंस चेक करने के लिए होता है। अगर यहाँ पर आप उल्टा भी कर लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। अगर यहाँ पर आपको 0 बीप, मतलब अगर बीप दे रहा है तो मतलब क्या है, इनपुट शॉर्टिंग है। अगर यहाँ पर बीप नहीं दे रहा है तो फिर क्या है, आउटपुट में, यहाँ पर बीप दे रहा है तो आउटपुट में शॉर्टिंग है। अब आउटपुट में शॉर्टिंग का केस क्या गड़बड़ होता है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आउटपुट में, कि आउटपुट में जो 19 वोल्ट होता है वो कहाँ जा रहा होता है, ये 19 वोल्ट है, और ये कहाँ जा रहा होता है, ये बेसिकली CPU पे जा रहा है, ये बेसिकली रैम सेक्शन पे जा रहा है, ये बेसिकली 3-5 IC पे जा रहा है। मतलब हर रेगुलेटर पर, जहाँ पर भी रेगुलेटर लगे हैं उसके ड्रेन पर क्या हो रहा है, 19 वोल्ट जाकर क्या हो जा रहा है, बैठना है। ठीक है, अब 19 वोल्ट हर जगह क्या है, जाकर रुक रहा है, 19 वोल्ट हर जगह जाकर बैठ रहा है। अब 19 वोल्ट की अगर शॉर्टिंग है तब आपको क्या करना है, अब आपने जो डिस्चार्जिंग मॉसफेट के दोनों पॉइंट हटाए हैं उन पॉइंटों पर, अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ भी जा रहा होगा। मान लीजिए कि CPU का एक एक बना रहा हूँ, पूरे नहीं बना रहा हूँ, ये रैम का है, ये 3-5 का है, ये अदर सेक्शन का है। तो अब ये अगर 5-6 सेक्शन है तो 6 के 6 सेक्शन क्या दिखाने लगेंगे, शॉर्टिंग दिखाने लगेंगे। तो मुसीबत ये हो जाएगी कि आपको शॉर्टिंग समझ में नहीं आएगी कि है कहाँ पर। हम लोग तो देख के समझ जाते हैं क्योंकि करा हुआ है हमने काम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है,
आप यहाँ पर डीसी मशीन लें, डीसी मशीन से वोल्ट को कम कर लें और एम्पियर को बढ़ा लें। ठीक है, एम्पियर आपने 5 कर दिया, वोल्ट धीरे धीरे आप पहले 5 रखिए, फिर 10 करिए, फिर 12 करिए, फिर 15 करिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप 19, 20, 21 तक जा, 25 तक भी जा सकते हैं। अब जैसे जो चीज़ शॉर्ट होगी वो क्या होगा, पर्टिकुलर वो चीज़ वो क्या कर रही होगी, ज़बरदस्त तरीके से ग्राउंड कर रही होगी फ्लो को, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। देखिए अगर ये कैपेसिटर यहाँ शॉर्ट है, ये कैपेसिटर यहाँ शॉर्ट है, कोई सा भी कैपेसिटर अगर शॉर्ट होगा तो सारे जितने भी सेक्शन है सबको क्या दिखाने लगेगा, सारे कैपेसिटर शॉर्ट आने लगेंगे। तो अब जो गर्म हो रहा है उस कैपेसिटर को आप हटाएं, हटाते ही 100 में से 90 बार 95 बार आपकी शॉर्टिंग क्या हो जाएगी, चली जाएगी, मेरी गारंटी है। इस कैपेसिटर की जगह आप दूसरा कैपेसिटर लगा दें, बहुत अच्छा है, आपकी शॉर्टिंग का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला कंसेप्ट क्लियर है। शॉर्टिंग का केस सिर्फ 5 से 10 मिनट में हमारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूटों में बिल्कुल मत जाइए जहां पर गेस्ट फैकल्टी आती हैं 2 घंटे 1 घंटे के लिए और चली जाती हैं। हमारे यहाँ दिन में 10 से 15 लैपटॉप आते हैं, जो मार्केट में धुरंधर बैठे उनसे रिपेयर नहीं होता, उनका काम हमारे पास आता है और फिर हम उसे रिपेयर करके देते हैं। तो शॉर्टिंग का केस हम 5 से 10 मिनट में हमारा कोई भी स्टूडेंट लैपटॉप रिपेयरिंग का सॉल्व कर लेता है। इसके बाद अब शॉर्टिंग के केस के बाद अगला केस एक और बता देता हूँ इसी वीडियो में, कि अब आप एडाप्टर लगा रहे हो तो लैपटॉप चल रहा है, और जैसी बैटरी लगा दे रहे हो और एडाप्टर भी लगा दे रहे हो तो लैपटॉप बंद हो जा रहा है, या बैटरी लगा दे रहे हो तो चल रहा है, एडाप्टर लगा दे रहे हो तो चल रहा है, दोनों में से एक कंडीशन में लैपटॉप चल रहा है। ये दूसरा बहुत ही आसान फॉल्ट है। इसमें क्या होता है, जो डिस्चार्जिंग मॉसफेट लगे होते हैं, डिस्चार्जिंग मॉसफेट का काम क्या होता है, करंट को एक ही दिशा में पास कराना। अगर इधर से कुछ करंट आ रहा है, जैसे ही एडाप्टर आएगा तो 19 वोल्ट यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लॉक मोड में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही लाइट जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, 14 वोल्ट आएगा और इधर जो मॉसफेट लगा है सेकेंडरी वाला वो ब्लॉक मोड पे चला जाएगा, ताकि आगे क्या ना हो, आगे एडाप्टर पर ये 14 वोल्ट ना जाए। और ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट यहाँ पर लगा होता है ताकि ये 19 वोल्ट बैटरी पर ना जाने पाए। अगर ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट खराब हो जाएगा तो क्या होगा, या तो लैपटॉप बैटरी मोड पर या एडाप्टर मोड पर चलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस डिस्चार्जिंग मॉसफेट को हटाएंगे, 100 में से 90 बार क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगली चीज़, अब कुछ लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी बताते हैं, कुछ भी कराते हैं, उसको देखिए। अब क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग मॉसफेट आप हटा दीजिए, आपने हटा दिया। अब हटाने के बाद या चलिए लगा रहने देते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि आप सारी कॉइलों को चेक करो, जो कॉइल भी ग्राउंड मार रही है उसको समझ जाओ कि क्या है, वहां पर शॉर्टिंग है। पर ये सही नहीं है। अगर शॉर्टिंग 19 वोल्ट की है तो आउटपुट में है, तो एक अगर शॉर्ट है तो हर जगह क्या आने लगेगा, शॉर्टिंग आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये गलत कंसेप्ट है कि आप कॉइलों को रख रख के देखते जाओ, आपको वहां पर। और एक चीज और बताऊं कि मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, इसमें हमने जो प्रॉब्लम है सॉल्व की है आज तक, 100 में से 90 बार या 80 बार सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ मिली है, कंडेंसर पर और रजिस्टर पर। ये 2 जगह ही प्रॉब्लम क्या हुई है, मिली है। आईसियाँ 10 या 15% ही जाती है। कौन कौन सी आईसी जाती है वो भी बता देता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। पहले नंबर पर जाती है कौन सी आईसी, 3-5, इस पे लोड होता है। दूसरे नंबर पर, वैसे दूसरा पहला इसको आप कर सकते हैं, चार्जिंग आईसी जाती है। जो तीसरी जाती है वो कौन सी जाती है, रैम की आईसी जाती है। चौथे नंबर पर जाती है आईओ। ये 4 आईसीओ के अलावा बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में और कोई आईसी जा सकती है। इसके अलावा अब आगे देखिए, अगला फॉल्ट बताता हूँ, बहुत जबरदस्त फॉल्ट है। अब यहाँ पर रोम है आपके पास, इस रोम में आजकल 1 2 3 4 5 6 7 देखिएगा ध्यान से, ये जो रोम है इस पे जो वोल्टेजेस होते हैं वो 3.3 वोल्ट को आपको पकड़ना 8 नंबर पिन पे। आजकल इसमें 1.8 वोल्ट भी आ गया है। ठीक है, 1.8 वोल्ट भी आ गया 8 पिन, तो ये भी आ गई। प्लस जो रोम की कैपेसिटी होती है, यही पढ़ना नहीं आता, इंस्टीट्यूट वाले पढ़ा रहे हैं बहुत, कई सारे भोपाल में।
अब रोम 8 MB की है कि 4 MB की है कि 16 MB की है, पता ही नहीं है, बस पढ़ाए जा रहे, उठाए रोम फ्लैश कर दो। अरे 8 × 16 करिए, 4 × 16 करिए और 16 × 16 करिए। 12 को अगर हम 4 MB से इंटू करते हैं कितना आएगा? यहाँ पर 48 दिखाएगा। अगर रोम में 48 लिखा है तो समझ जाइए कितने MB की है। जो भी फिगर लिखा है उसको 16 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो आपको कैपेसिटी यहाँ पर दिखने लगेगी। अगली चीज, अब रोम फ्लैशिंग करना बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। रोम फ्लैशिंग करना बता रहे हैं, 1.8 वोल्ट की रोम है और उसको 3.3 वोल्ट की रोम से अगर आपने फ्लैश किया फ्लैशर से, तत्काल सारी कहानी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बताता हूँ। अब ये तो कैपेसिटी हो गई। इसके बाद अगली चीज, अगर रोम की 8 नंबर पिन ग्राउंड कर जाए तो इतने पागल हैं पढ़ाने वाले कुछ इंस्टीट्यूटों में, सीधा बोल देते हैं PCH खराब, SOC खराब, खत्म, कहानी खत्म। ऐसा नहीं है। आपको इस 3.3 वोल्ट की लाइन को स्कीमेटिक से क्या करना है? पढ़ना है। 100 में से कम 20 से 30 बार मैंने क्या किया है, इस 3 वोल्ट की शॉर्टिंग को या 1.8 वोल्ट की शॉर्टिंग को हटाया है। तो कभी कभी इस पर लगे हुए जो कैपेसिटर्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं? ग्राउंड मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिस कारण ही पूरी शॉर्टिंग आती है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपकी 3.3 वोल्ट शॉर्ट है तो अब आपको क्या करना है? ये पहली चीज तो आप इसको पकड़िए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पर जो आपकी PCH लगी है या SOC लगी है, इसके पास लगे जितने भी कॉइल्स हैं इनको आप चेक करिए। SOC पर मैं अभी वीडियो बहुत अच्छा डालने वाला हूँ, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर रैम पर वोल्ट वीडियो डालूंगा, उसको प्रैक्टिकली भी कराऊंगा। VTT, SPDD, कोर वोल्ट, ये वोल्ट चेक करना आना चाहिए। इसके अलावा ये जो आपकी SOC है, इस पर आपको 5 से 6 तरह के वोल्टेजेस चेक करना आना चाहिए। अब 2 कंडीशन है, 3.3 वोल्ट या 1.8 वोल्ट शॉर्ट है। अब आप इस पे आइए, इन कॉइलों पर, यहाँ पर रखिए रेड प्रॉप को, और यहाँ पर रखिए आप ब्लैक प्रॉप को। कौन सी प्रॉप रखेंगे आप? SOC है, यहाँ पर रखिए ब्लैक और ग्राउंड पे रखिए रेड। जैसे ऐसा करेंगे आप, डायोड मोड पर या कंटिन्यूटी मोड पर रखिए मीटर को। डायोड मोड पर रखने पर अगर मीटर में वैल्यू 0 आ रही है, कितनी आ रही है? 0 आ रही है, डीप तो आएगी। 100% SOC क्या हो गई? 100 मत लीजिए, 90 लिखिए, 99 SOC खत्म। क्लियर कहानी? अब अगर ये ग्राउंड मार रही है और रोम की भी 8 नंबर पिन ग्राउंड मार रही है तो कंफर्मेशन हो गया। रोम की 8 नंबर मार रही है लेकिन ये नहीं मार रही है, तो फिर आपको रोम में जरूर चेक कर लेना है कि उस लाइन पे कोई दिक्कत तो। ये है तीसरा फॉल्ट। तो आज मैंने 3 फॉल्ट कराए आपको। कौन कौन से? पहला फॉल्ट शॉर्टिंग, दूसरा फॉल्ट PCH, तीसरे फॉल्ट आपका चार्जिंग सेक्शन, चौथा रोम के फॉल्ट। ये चीज आपको चारों याद रखना, ठीक है। अब जो RTC सेक्शन है, RTC सेक्शन पे भी 4 सेक्शंस हैं अंदर, तब 4 लाइनें हैं। इन 4 लाइनों को भी मैं आगे क्लियर कराऊंगा कि अगर डेट टाइम अपने आप चेंज हो जा रहा है, इस तरह की कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो किन किन चीज़ों को आपको चेक करना। हाँ, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में अगर आपका डेट टाइम चेंज हो रहा है तो हमारा टेस्टेड फॉल्ट है। आप जो बैटरी कनेक्टर है उसको आप पूरा क्या कर दीजिए, बदल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन इसको भी प्रॉपर तरीके से स्कीमेटिक से चेक कर लेना चाहिए। तो ये 4 फॉल्ट से ये सारे वोल्टेज आज मैं आपको चेक कराऊंगा कैसे होते हैं। PCH के फॉल्ट भी प्रैक्टिकली करा दूंगा कैसे चेक करना है। SOC के फॉल्ट बता दूंगा आपको, SOC की कॉइलें समझा दूंगा। तो ये था वीडियो। इसके अलावा लैपटॉप में और बहुत सारे फॉल्ट्स मैं आपको आज थोड़े से बता दूं हम लोग क्या क्या कराने वाले।
एक फॉल्ट आता है कि आपने एडाप्टर लगाया, एडाप्टर लगाते ही लैपटॉप ऑन पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। दूसरा फॉल्ट, एडाप्टर लगाया ऑन पर ऑन है और डिस्प्ले भी आ रहा है, ये दोनों फॉल्ट भी हमें बनाने। तीसरा फॉल्ट, बैटरी अननेसेसरी क्या हो रही है, बैटरी कौन सी, बायोस बैटरी, मतलब आरटीसी सेक्शन का बायोस बैटरी का फॉल्ट है, वो देखना है। चौथा फॉल्ट, चार्जिंग नहीं हो रही है। पांचवा फॉल्ट, फेक चार्जिंग है। छठा फॉल्ट, चार्जिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। सातवां फॉल्ट, चार्जिंग दिखा रहा है लेकिन चार्जिंग हो ही नहीं रही है। तो क्या होता है कि जैसे चार्जिंग वोल्ट है 14, तो वोल्ट दिखा रहा है प्रॉपर, लेकिन उसके आसपास के सर्किट में जो कैपेसिटर्स हैं वो क्या है, लीकेज कर गए, तो क्या कर रहे हैं, चार्जिंग को कुछ कुछ ग्राउंड कर दे रहे हैं। ये फॉल्ट भी हमें देखना है। इसके अलावा और फॉल्ट्स बता देता हूँ मैं आपको। एक फॉल्ट आता है, क्या होता है लैपटॉप में, आपका लैपटॉप का जो डिस्प्ले पोर्शन है, ये कई बार स्क्रीन पूरी की पूरी क्या हो जाती है, वाइट। इसको हमने रिपेयर किया हुआ है, ये वाइट को हमने सही किया हुआ है। जो हमारे वोल्टेज होते हैं AVDD और आपका जो कॉम है, वी कॉम है, वो हम सब चेक करते हैं। इसके अलावा इसमें डिम लाइट का फॉल्ट आता है कि डिम हो जाता है, तो इसके लिए भी वही हमने कैपेसिटर्स को ही ज़्यादातर पाया है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि लैपटॉप पर आपके जो रजिस्टर्स होते हैं बहुत मायने रखते हैं और कैपेसिटर्स होते हैं ये बहुत मायने रखते हैं। रजिस्टर्स की पूरी बुक आती है 1600 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक, ये आप ज़रूर खरीद लें क्योंकि इसमें आपको पूरा रजिस्टर्स, और क्योंकि लैपटॉप में 100 में से 90-95 बार सिर्फ रजिस्टर और कैपेसिटर का ही फॉल्ट आता है, आईसी का फॉल्ट नहीं आता। तो झाड़ फूक करना है और झाड़ फूक से लैपटॉप ऑन करना है और लैपटॉप सीखना है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए भोपाल में। कुत्ते ने काट लिया है या सांप ने काट लिया है, कुत्ते ने काटा और रेबिस नहीं हुआ, 100 में से 20 कुत्तों में ही रेबिस होता है, तो 80% तो वहाँ बच जाता है। 20% को क्या होता है, ऐसी जगह पे काटा है जो ब्रेन में जाते जाते 30 साल लग गया रेबिस को, 50 साल लग गया और उससे पहले वो इंसान क्या हो गया, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके चला गया। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि उसको झाड़ दिया, 10 साल बाद क्या हुआ, वो रेबिस ब्लड तक पहुंचा, ब्रेन तक पहुंचा। अगर रेबिस वाला कुत्ता है और काटने के बाद आपने झड़वाया है, जिसको भी हो, भगवान न करे किसी के साथ हो, तो उसका झाड़ फूक मत करवाइए, उसका एंटी रेबिस का इंजेक्शन लगवाइए आप, ठीक है, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये चीज़ याद रखिए कि झाड़ फूक से लैपटॉप रिपेयर कौन करते हैं, जिनको नॉलेज है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद अब अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे अटैक ही बोल दिया जाता है, जबकि वो कार्डियक अरेस्ट भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है, ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं पर अटैक में ही गिना जाता है। इसी तरह से जब आपके पास लैपटॉप आए, डेस्कटॉप आए, उसको क्या बोला जाता है, वो ऑन हो रहा है या ऑन होकर डिस्प्ले नहीं दे रहा है, दोनों कंडीशन में बोला जाएगा कि लैपटॉप क्या है, चल नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है। ऑन होके बंद हो रहा है तो भी चल नहीं रहा, हैंग हो रहा है, लैग मार रहा है तो भी चल नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुछ लोगों को लैपटॉप ऑपरेट करना नहीं आता, नए होते हैं, तो उनसे भी हमें प्रॉपर तरीके से टैकल करना होता है। जैसे कॉमर्शियल लैपटॉप हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, रिपेयरिंग इनकी क्या होती है, थोड़ा सा कठिन होती है, लेकिन हम लोग वो भी रिपेयर कराते हैं। इसके अलावा मैकबुक का डिफरेंस बता दूं, बेसिकली जो चार्जिंग वोल्टेज है उसी पर क्या होता रहता है, ये लैपटॉप चलता है। और हमारे जो अब हमारे नॉर्मल लैपटॉपों में भी यही होने वाला है कि क्या होता है, एडाप्टर मोड पर 19 वोल्ट और बैटरी मोड पर 14 वोल्ट ऐसे चलाते हैं, कट ऑफ चलता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। लेकिन जो मैक है उसमें 14 वोल्ट से ही क्या होता है, कहानी चलाई जाती है, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद अब अगली चीज़ क्या होती है, जो 19 वोल्ट सबसे ज़्यादा जाके कहाँ बैठता है, इसके बाद ये जाता है 3-5 IC। 3-5 IC का फुल फॉर्म नहीं पता, इसे स्टेप डाउन IC कहते हैं, और मजाक उड़ाने को कह दो कि 3-5 IC करके कोर्स खत्म हो जाता है। 3-5 IC को अगर पढ़ाऊंगा तो 7 दिन सिर्फ 3-5 IC, अभी तक कितने तरह की आई है उसका प्रैक्टिकली कराता रहूंगा, कोर्स खत्म नहीं होगा। इतना जबरदस्त है 3-5 IC का या स्टेप डाउन IC का कंसेप्ट, पता है नहीं, बकवास करनी है। आगे चलते हैं। अब देखिए 3-5 IC में क्या है, 19 वोल्ट आया, इसका भी पूरा लॉजिक समझाऊंगा, एक एक पिन समझाऊंगा कैसे काम करती है, ठीक है। इस पे कई बार यहाँ पर 4 मॉसफेट लगे,
कुछ में, और यहाँ से आपका 3 वोल्ट, यहाँ से आपका क्या निकलेगा 5 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अब जो कुछ नए कुछ एरा में क्या हुआ है कि जैसे 19 आया, इसने यहाँ से 3.3 वोल्ट और यहाँ से 5 वोल्ट एलडीओ क्या कर दिए, यहाँ से आउट कर दिए, ठीक है। फिर जब आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद ये स्टेप डाउन 3.3 और 5 बने। अब लैपटॉप S0, S1, S3, S4, S5 किस स्टेज पे रुका है, इस पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो डालूंगा। लैपटॉप रिपेयरिंग किसको कहते हैं, आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, बिना थ्योरी पढ़ाए वही क्या होना है आपका हाल, झाड़ फूक करिए और सीख जाइए। तो ये चीजें हैं, ऐसे इंस्टीट्यूटों में एडमिशन लेने से बचे जहां पर एक प्रॉपर तरीके से फैकल्टी ना हो, पढ़ाने वाले ना हो, जिनको 30 साल 38 साल का अनुभव, 50 साल 100 साल बोलने से कुछ नहीं होता, अनुभव होता है कहाँ से, अगर आपने 5-10 हज़ार लैपटॉप रिपेयर किए हैं तो आप लैपटॉप रिपेयरिंग सिखा सकते हैं। उसके अलावा भी आपको अगर स्कीमेटिक पढ़ना आता है, इसके अलावा आपको स्कीमेटिक के बाद आईसीओ का बूट सीक्वेंस पता है, आईसीओ की चार्जिंग आईसीओ का पूरा पिन डिटेल पता है, 3-5 आईसी स्टेप डाउन आईसी का बूट सीक्वेंस पता है तो आप करा पाएंगे। ऑलवेज वोल्टेज क्या है, रन वोल्ट क्या है, सस वोल्ट क्या है, वीएस वोल्टेज क्या है, ये सारे वोल्टेज की अलग अलग डेफिनेशन होती है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, उम्मीद करता हूँ चीजें काफी हद तक समझ में आई होंगी। इसके बाद हम इसका आज दोपहर में पूरा प्रैक्टिकल समझाएंगे। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो एक्चुअल लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं। ये हमारी पंच लाइन, ये हमारी सारी लाइनें भी लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है। लैब तो कॉपी किया ही, पढ़ाने की स्टाइल भी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन बोलने की स्टाइल भी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज कहाँ से लाएंगे। इसके अलावा लैपटॉप में आपको 1 से 2 महीने तक का समय लग सकता है। 10 से 12 घंटे देंगे तो 45 दिन, 4 घंटे 3 घंटे देंगे तो आप टाइम अपने हिसाब से लगा लीजिए। रोज लैपटॉप रिपेयर होने आते। सबसे पहले लैपटॉप में मैं जो समझाता हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, चार्जिंग सेक्शन है, फिर आपका स्टेप डाउन 3-5 आईसी है, फिर आपका नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज वाले बोर्ड, पीसीएच वाले बोर्ड, एसओसी वाले बोर्ड, रैम के सेक्शन, रैम में जो वोल्टेजेस हैं, वीटीटी वोल्टेज, कोर वोल्टेज, तो ये डिफरेंट वोल्टेज। इसके अलावा जो वीएस वोल्टेजेस हैं, S0, S1, S2, S3, S4, S5 स्टेजेस हैं लैपटॉप की, वो सारी चीजें। कॉम्पैक्ट का लैपटॉप, डेल के लैपटॉप, HCL का लैपटॉप, सोनी का लैपटॉप। इसके अलावा जो थोड़े से कठिन पड़ते हैं लोगों को, आसूस और सोनी पर, बहुत ईजी आप पढ़ेंगे तो उसको मैं सबसे पहले क्लियर करूंगा। फिर आपका मैकबुक जो होती है उसको, स्टेंसिल्स आपको जो रिवॉल्व करने के लिए जरूरत होती है जनरेशन्स के हिसाब से, गन वाले मदरबोर्ड, नॉर्मल वाले मदरबोर्ड, तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में लैपटॉप में रिपेयर कराता हूं मैं। सारी चीजें टू द पॉइंट, कम से कम 50 लैपटॉप आप यहाँ से रिपेयर करके जाते हैं तो आप सीख पाते हैं। अदरवाइज झाड़ फूक वाले इंस्टीट्यूशन से, अगर आपको वहाँ पर सस्ती फीस देखनी है, डेमो देखना है, आप वहाँ जा सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।